गुड इवनिंग फ्रेंड। मैं विकास कुमार फिर से आपका आज फिजिकल पॉइंट चैनल पर स्वागत कर रहा हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स, जो हम अपना 12th का फर्स्ट यूनिट शुरू किए हैं। तो इसमें हमारा जो आज का टॉपिक होगा, जो आज का लेक्चर होगा, वो गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन बेस्ड पर बात जितना भी होगा, जितना भी कॉन्सेप्ट्स होगा, जितना भी उसका एप्लीकेशन होगा, उसी पर चर्चा करने वाले हैं। तो इसी कारण से हमारा मेनली जो आज का टॉपिक है वो एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, मतलब गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग। मतलब कहाँ कैसे हम गॉस थ्योरम जो पढ़े हुए हैं, जो गॉस थ्योरम हमने देखा है पिछला लेक्चर्स में, कि उसका इस्तेमाल मतलब एक्चुअली होता कहाँ है, हम उसका यूज कहाँ करते हैं, कैसे वो थ्योरम किसी भी कॉन्सेप्ट में यूज कैसे होता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस थ्योरम से हमें क्या फायदा होने वाला है। तो ये हम आज के इस वीडियो में देखेंगे कि इसके कितने सारे फायदे हैं, मतलब कि हमारे लिए कितना प्रॉफिटेबल है ये जो टॉपिक्स है, ये जो थ्योरम है गॉस का, वो क्या क्या उससे हम मतलब कि किसी भी एक्सप्लेनेशंस को या किसी भी जैसे एक्सप्रेशन को कैसे निकालेंगे। तो यही आज जो जो भी बातें हैं वो हम चर्चा में लाएंगे। तो हम बात करते हैं इसका एप्लीकेशन और इसी यूज का। तो बेसिकली हम थोड़ा बहुत ये जानते हैं कि जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में ये आपको दिखा रखा था प्रूव करके, गॉस थ्योरम ये कहता है कि अगर, वैसे बेसिकली जो गॉस थ्योरम है वो सबसे इंपॉर्टेंट उसमें ये चीज है कि वो केवल क्लोज सरफेस पर ही काम करता है। हमारा जो गॉस थ्योरम है वो केवल क्लोज सरफेस पर ही काम करता है। तो जाहिर सी बात है कि जो गॉस थ्योरम होगा वो क्लोज सरफेस के लिए ही हो सकता है। तो वैसे गॉस थ्योरम होता क्या है? तो गॉस थ्योरम ये कहता है कि अगर आप जितने भी चार्ज को, अब हमें नहीं पता है कितना चार्ज है, जितने भी चार्ज को अगर आप किसी भी क्लोज सरफेस से उसको ढक देते हो, किसी भी क्लोज सरफेस से उसको आप अगर ढक देते हो, तो उस पर मतलब कि जो सरफेस है हमारा, उस सरफेस पर टोटल फ्लक्स कितना होगा, यानी कि जिस इनक्लोज सरफेस से आप उस चार्ज को ढके हो, तो उसके सरफेस पर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। ठीक है, तो हमने ये देख रखा है कि उस टोटल सरफेस पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। तो ये गॉस थ्योरम जैसे इसमें ये बता रहा है कि हम चार्ज को अगर ढक दिए हैं क्लोज सरफेस से, तो उसके सरफेस पर फ्लक्स कितना होगा। तो गॉस ये बताता है कि उस सरफेस पर फ्लक्स इनक्लोज सरफेस के द्वारा ढके गए टोटल चार्ज का 1/ε0 टाइम्स के बराबर उसका फ्लक्स होता है। मतलब कि अगर हम किसी भी इनक्लोज सरफेस से अगर हम चार्ज को ढकते हैं, ठीक है, Q1 Q2 Q3 Q4 वगैरह जो भी है, तो इस सरफेस पर टोटल फ्लक्स कितना होगा, टोटल फ्लक्स यानी नेट फ्लक्स कितना होगा। तो बस ये बताता है कि टोटल चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होता है इसका नेट फ्लक्स, यानी सरफेस पर जो टोटल फ्लक्स होगा वो इस सरफेस के द्वारा ढके गए टोटल चार्ज का 1/ε0 टाइम्स के बराबर इसका फ्लक्स होता है। ये बात आता है कि भाई फ्लक्स क्या होता है। तो फ्लक्स का मतलब होता है कि किसी भी एरिया का फ्लक्स जो होता है वो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को उस एरिया से पास करवाता है या पास कराने पर मजबूर करता है। तो उस एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। यानी कि अब कहा जाएगा कि उस एरिया का टोटल फ्लक्स कितना होगा, तो आप सीधे कहोगे कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को एरिया अट्रैक्ट करेगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को एरिया अपने अंदर से पास करवाएगा, उतना ज्यादा उसका फ्लक्स होगा। यानी कि फ्लक्स एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो फील्ड लाइंस जितना उसको इंटरसेक्ट कर रहा है, जितना उसको पास आउट कर रहा है, उतना के बराबर होगा। क्लियर? तो ये है इसका फ्लक्स और जो गॉस है। तो इसी का हम आज देखने वाले हैं एप्लीकेशंस, मतलब कि इसका अलग अलग मतलब कि कंडीशंस में क्या यूज हो सकता है और उस कंडीशंस में ये किस प्रकार प्रॉफिटेबल होगा, ये हम देखने वाले हैं। तो हम बात करते हैं इसका एप्लीकेशंस की। तो वैसे गॉस थ्योरम का एप्लीकेशंस, गॉस थ्योरम का जो यूज होता है वो अलग अलग क्लोज्ड आर्बिट्ररी कर्व्स के लिए
इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने में कारगर साबित होता है। यानी कि मान लीजिए स्फीयर लेते हो, चार्ज स्फीयर लेते हो, या फिर लाइन चार्ज लेते हो जैसे लीनियर बोलते हैं उसको, या फिर आप कोई प्लेन शीट लेते हो, तो उसमें हम कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसे मेनली हम बात करते हैं गॉसियन एप्लीकेशन बेस्ड का, तो ये मुख्य रूप से हो जाएंगे फॉर चार्ज स्फीयर। सेकेंड में बात करते हैं तो ये होता है लाइन चार्ज, और इसके अलावा एक और होता है, इसको बोलते हैं प्लेन शीट, इसको बोलते हैं हम लोग प्लेन शीट। तो ये इतने सारे मतलब कि ये अलग अलग एक तरह के सरफेस हो गए, अलग अलग ये सरफेस हुआ। तो इसमें हम कैसे इनका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो जाहिर सी बात है कि हमको गॉस को यूज करना होगा। यानी कि ये इतने सारे आर्बिट्रेरी जो कर्व बनने वाले होंगे, तो इसमें जो भी चार्ज होगा उस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा कहाँ, कितना और किस प्रकार बनेगा, ये हम निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो गॉस के हेल्प से निकालेंगे, गॉस के यूज से निकालेंगे, इसके एप्लीकेशंस मतलब इसको वहां पर यूज करेंगे, और तब हम मैथमेटिकली एक्सप्रेशंस जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो निकालेंगे। हम बारी बारी से डिस्कशंस करते हैं कि क्या क्या कैसे कैसे इसको हम कर सकते हैं। तो बेसिकली हम आपको ये दिखा देते हैं कि कैसे यूज कर रहे हैं। आपको केवल ये सीखना है कि कैसे इसका यूज करते हैं, किस प्रकार से मैथमेटिकल डेरिवेशंस जो होता है किया जाता है। जैसे कि हमने अपना पिछला वीडियो में गॉस के डेरिवेशंस को एकदम इजीली कांसेप्ट्स के द्वारा आपको समझाया था, मैं उसका डिस्क्रिप्शंस में लिंक डाल दूंगा, आप उसको वहां पर जाकर देख सकते हो। तो ये हम इसमें ये दिखाने वाले हैं आज भी कि अलग अलग आर्बिट्रेरी में कैसे गॉस का यूज करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशंस को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो बारी बारी से हम जिक्र करेंगे। वैसे बेसिकली अगर आप एक सीख जाते हो तो सब में निकालना इजी पड़ जाता है, बस एक कॉन्सेप्ट आपके माइंड में रन करना चाहिए, वो भी नीट एंड क्लीन। ये नहीं कि हम बहुत सारा पढ़ रहे हैं और एक भी हमारे माइंड में नहीं रहा। आपको पहले एक फिक्स कॉन्सेप्ट्स को सेट करना होगा, बहुत क्लियर वे से आपको समझना पड़ेगा, उसका हर क्राइटेरिया हर कंडीशंस को फॉलो करना होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं। तो हम बात करते हैं एक चार्ज स्फीयर के लिए, हम बात करेंगे अभी चार्ज स्फीयर के लिए कि वहां पे एक चार्ज के कारण, पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना कैसे होगा। तो हम बात करते हैं फॉर चार्ज स्फीयर। यहां पे तो मानते हैं कि हमारे पास एक स्फीयर है, ये इसमें हम पॉजिटिव चार्ज को इनपुट करेंगे। अब कहोगे कि सर पॉजिटिव चार्ज को इनपुट कैसे किया जाता है? भाई अगर आप इसमें से जैसे ही नेगेटिव चार्ज को बाहर करते हो तो पॉजिटिव चार्ज इसमें इनपुट इंक्लूड हो जाता है। ये तो जैसे ही हम मान लो एक पॉजिटिव चार्ज को इनपुट्स में लाते हैं, मान लो यहाँ पे, तो कंडीशंस क्या होगा। अब जाहिर सी बात है कि अगर हम सेंटर करते हैं कहीं भी रहते, मान लो बेसिकली हमारा ये कंडीशंस जो है सेंटर पर ही हो जा रहा है, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अब इस स्फीयर से हर जगह रेडिएट आउट बाहर की ओर निकलेगा। ये कुछ ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होंगे वो इस स्फीयर से बाहर की ओर निकलेंगे। ठीक है, इस स्फीयर से बाहर की ओर निकलेंगे। तो यहां से लेकर यहां तक हम डिस्टेंस को मान लेते हैं r, और किसी पॉइंट P पर अगर मानते हैं, मान लो पॉइंट P यहाँ पर, ये जैसे पॉइंट L इसको हम मानते हैं M, यहाँ पर के लिए हम इस कैपिटल R भी कर सकते हैं, जो भी हो हम इसको कर सकते हैं, कुछ भी। तो यहाँ पर अगर जैसे आप या तो इसके सरफेस पर निकालो या फिर पॉइंट P पर निकालो, जहाँ निकालना चाहोगे आप,
निकाल सकते थे। तो वैसे इसके एप्लीकेशंस के द्वारा हम कैसे अलग अलग पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ये हमको देखना है, ठीक है। तो हम अलग अलग पॉइंट पर या इसके सरफेस पर देखना मतलब कि देखेंगे कैसे होता है। तो बेसिकली जाहिर सी बात है कि यहाँ पर अकॉर्डिंग टू गॉस क्या होता है, जो फ्लक्स होता है वो टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी फ्री स्पेस, यानी फ्री स्पेस का परमिटिविटी जो होता है वो एप्सिलॉन नॉट से हम इंडिकेट करते हैं। तो हम बात करते हैं अगर इस पॉइंट के लिए, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो भी है वो बाहर की ओर निकल रहा है, तो इसका एरिया वेक्टर भी जो होगा वो भी यहाँ पर बाहर की ओर निकल रहा होगा, मतलब ds एरिया वेक्टर ds इस पॉइंट पर। तो इसी पॉइंट पर अगर हम फ्लक्स का बात करते हैं, फ्लक्स तो हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं और आज भी इसको बताना चाहेंगे कि अगर इतने बड़े एरिया में अगर छोटे पॉइंट का वैल्यू निकाला जाता है तो वहां पर हमें डिफरेंशिएशन को इंट्रोड्यूस कराना पड़ता है, क्योंकि बहुत बड़े एलिमेंट का जब छोटा सा पॉइंट फाइंड आउट करते हुआ तो वहां पर डिफरेंशिएशन लगता है। और वो पॉइंट अगर हर एरिया मतलब कि एरिया का सभी पॉइंट के बारे में बात करते हो, अगर छोटा पॉइंट एक यूनिट पॉइंट की बात करते हो एक पॉइंट के लिए तो डिफरेंशिएशन, और जब सारा पॉइंट को कंक्लूड करने लेते हो मतलब कि सारे पॉइंट को अगर आप एक साथ ले लेते हो तो वहां पर इंटीग्रेशन मतलब ओवरऑल के लिए इंटीग्रेशन, और एक छोटे से एलिमेंट्स के लिए छोटा सा एलिमेंट का छोटा सा पॉइंट के लिए डिफरेंशिएशन। तो ये इतना बड़ा एरिया का पॉइंट है यहाँ पर, तो यहाँ के लिए हमारा जो फाई होगा वो डिफरेंशिएबल फाई होगा, मतलब कि डी फाई का बात करेंगे, ठीक है। तो ये रहा कंडीशंस। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर छोटे से पॉइंट इस पॉइंट के लिए तो यहाँ पर होगा डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर। डॉट हम पहले ही बता चुके हैं, डॉट क्या बताता है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और एरिया वेक्टर के बीच में रिलेशंस पैरेलल रिलेशंस है, क्योंकि एक ही डायरेक्शंस में जा रहे हैं। तो इसका जो होगा वो अगर एंगुलर फॉर्म से बात करते हैं डॉट का तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल कितना बना हुआ है, दोनों के बीच में एंगल वाले बताए हैं पैरेलल में तो जीरो होगा। तो इस डॉट को जैसे ही हम हटाते हैं यहाँ से किसी एंगुलर सिस्टम से चेंज करते हैं तो cos लगता है, तो ई डी एस cos 0 डिग्री। तो आपको पता है cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो डी फाई इज इक्वल टू क्या होगा ई डी एस। अब जाहिर सी बात है कि ये मतलब पॉजिटिव चार्ज के कारण जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का इंपैक्ट काफी दूर तक है तो एक पॉइंट का वैल्यू मेरा इतना आया है। अगर हम सारा पॉइंट को कंक्लूड मतलब सारा पॉइंट को एक साथ ले लें, इंक्लूड कर ले सभी पॉइंट को एक बार में ही, तो हमको यहाँ पर इंटीग्रेशंस को लाना होगा। हम इंटीग्रेशंस को इंडिकेट करते हैं मतलब लाएंगे यहाँ पर, तो ये होगा फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल सरफेस ई डी एस। इंटीग्रल सरफेस मतलब सभी सरफेस का पॉइंट को एक साथ लिए, इंटीग्रल सरफेस मतलब इस सरफेस में ऐसे बहुत सारे पॉइंट इंक्लूड हो गए हैं। इंटीग्रल सरफेस मतलब फिर से बता रहे हैं कि ऐसे सरफेस में ऐसे सतह में सभी पॉइंट को एक साथ ले चुके हैं, इसलिए जो हमारा होगा उसको इंटीग्रल या इंटीग्रेशन या समाकलन की बात करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हमारा जो कंडीशंस होगा वो फाई इज इक्वल टू ई। अब यहाँ से हम ई को बाहर करते हैं कांस्टेंट टर्म और हम इंटीग्रेशन ऑफ डीएस का बात करते हैं, ये ठीक है। अभी हमने देख रखा है कि फाई जो है अकॉर्डिंग फ्लक्स के कारण p बाई एप्सिलॉन नॉट है, तो हम देखेंगे अब फाई इज इक्वल टू ई। ये एरिया वेक्टर का जब हम इंटीग्रेशंस करते हैं स्फीयर के लिए तो क्या मिलता है, हम पहले बात कर चुके हैं कि यहाँ पे हम इसको लिखते हैं क्योंकि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसीलिए फाई इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर होगा। अब फाई जो है यहाँ पर जो बात किया था गॉस की, अगर हम वैसे एरिया का
टोटल फ्लक्स निकालते हैं जो इंक्लोज करके रखा है अपने अंदर, चार्ज को ढक के रखा है, कितना था Q बाई एप्सिलॉन नॉट था। तो यहां से हम बात करते हैं कि Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E 4 पाई r स्क्वायर। तो यहां से हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट के लिए कितना हो जाएगा, मतलब कि स्फेरिकल जैसे चार्ज स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इस पॉइंट पर कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू हो जाएगा जैसे Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r स्क्वायर। देख लो जैसे ही इसको हम इधर लाएंगे तो मल्टीपल के फॉर्म में आएगा, तो क्या हो जाएगा E इज इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r स्क्वायर। इसको अगर हम एक वेल मेंटेन्ड ढंग से अगर लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा, E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई r स्क्वायर। तो ये रहा हमारा उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक चार्ज स्फीयर में लिया गया है। तो यहाँ पर हम गॉस को अप्लाई करके देख लिए कि इस पॉइंट पर कैसे हम निकालेंगे। अब उसी तरह से अगर आपको ये m पॉइंट पर आएगा तो मेनली m पॉइंट के लिए जो हमारा डिस्टेंस है वो क्या था, कैपिटल आर को तो चेंज करके कैपिटल आर कर दोगे, कुछ नहीं करना है। डिस्टेंस जैसे जैसे मान लो कैपिटल कोई r लिख रहा है, कोई l लिख रहा है, जो भी लिखेगा अपना वहां पर आपको चेंज कर देना यहाँ पे। तो ये दरअसल बात है कि आप गॉस को अप्लाई करके कैसे अलग अलग आर्बिट्रेरी अलग अलग शेप के लिए अलग अलग मतलब सरफेस के लिए किसी पॉइंट पर नेट फ्लक्स जो अगर आपके पास है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा कैसे यूज करके निकालोगे, तो इस तरीके से आप करके निकाल सकते हो। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं फिर से इसको एक बार समझाते हैं। तो हमने क्या किया था कि एक चार्ज स्फीयर को लिया था। चार्ज स्फीयर मतलब कि हम यहाँ से एक चार्ज को बाहर निकालते तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज के सेंटर पर रखते हैं। तो यहाँ से अगर हम सरफेस का बात करते हैं तो डिस्टेंस r रेडियस r, अगर हम बाहर की बात करते हैं किसी m पॉइंट के लिए तो यहाँ पर कैपिटल R। तो हम किसी एक पॉइंट पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट करना चाहते हैं, भाई चार्ज सरफेस है, तो आपको पता है कि गॉस ये बोला है कि जो इलेक्ट्रिक जो फ्लक्स होता है वो एक क्लोज सरफेस के ऊपर वो टोटल चार्ज के एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। तो वहां पर हम क्या कर दिए कि पहले एक पॉइंट का टेस्ट किया कि फ्लक्स कितना है, एक पॉइंट पर फ्लक्स टेस्ट करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में मतलब पैरेलल है। हम d phi =e.ds लिखकर डॉट इंडिकेट करता है पैरेलल को। इस सिस्टम को एंगुलर फॉर्म में चेंज करते हैं तो cos मिलता है, एंगल 0 था तो cos 0 हो गया, तो d phi cos 0 का वैल्यू 1 तो ds मिलेगा। अगर एक पॉइंट पर ये हुआ, अगर हम टोटल इस एरिया टोटल इस सरफेस पर हर पॉइंट को ले ले तो क्या होगा, तो सारा पॉइंट को लेने के लिए हमको क्या करना होगा, इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रेशन समाकलन का बात करना होगा। तो phi = e एक कांस्टेंट टर्म है, बाहर ले लिए इसको, ds का इंटीग्रेशन करते हैं तो ds सरफेस एरिया स्क्वायर का सरफेस एरिया के बारे में बात किया जा रहा है, 4 pi r स्क्वायर होते हैं। तो इसीलिए यहां पर आप जैसे सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो अब phi गॉस के अनुसार से q एप्सिलॉन नॉट था और इधर 4 pi r स्क्वायर, तो इस 4 pi r स्क्वायर को अगर आप उस तरफ ले जाते हो मतलब कि इस तरफ एक साइड में लेकर आ रहे हो तो मल्टीपल फॉर्म में आएगा। अगर आप इसको थोड़ा सा बढ़िया ढंग से लिखते हो तो बेसिकली आपके पास वो चीज आ जाएगा जो आपको चाहिए। आई होप कि आपको ये इजी लगा होगा। तो ये रहा पार्ट 1 मेरा, मतलब चार्जेस का। अगर हम इसका पार्ट 2 के बारे में बात करते हैं कि वो लाइन चार्ज को कहीं-कहीं अलग-अलग ग्रुप में अलग-अलग यूज मतलब कि जो भी मीडियम होता है वहां पर कोई लीनियर चार्ज भी बोलता है इसको, हम उसको भी दिखाते हैं। अब देख लो उसको आपको दिखा देते हैं। तो यहां से एक कंडीशन था, फिर सब इसको अगला कंडीशन में लेते हैं। तो अगर हम लाइन चार्ज या लीनियर चार्ज, कहीं-कहीं इसको इनफाइनाइटली इसको बोलते हैं, इनफाइनाइटली लाइन चार्ज या इनफाइनाइटली लीनियर चार्ज। इनफाइनाइटली क्या होता है हम आपको बताते हैं कि इनफाइनाइटली क्यों कहा जाता है और कब कहा जा सकता है उसको। तो यहां से कंडीशंस है इनफाइनाइट, 1 सेकंड, सॉरी। तो हम बात करते हैं यहाँ पे कि इनफाइनाइट चाहे लीनियर चार्ज, तो जैसे बोलते हैं फॉर लाइन
चार्ज इसको बोलते हैं, या फिर इसको लीनियर चार्ज इसको बोला जाता है, लीनियर चार्ज इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे लीनियर चार्ज या लाइन चार्ज के लिए आप कैसे जो डॉट्स का यूज करके इसका अगल बगल इसके नियर बाई पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे। हम बात करते हैं, हमारे पास कुछ इस तरह का एक लाइन चार्ज हो गया, ये एक लाइन चार्ज है। अगर यहाँ से हम एक चार्ज को बाहर निकालते हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज को जैसे इंट्रोड्यूस कराते हैं इसमें, अगर हम पॉजिटिव चार्ज को इंट्रोड्यूस कराते हैं तो इसके अगल बगल जितने भी ये पॉइंट होंगे, जितने भी ये पॉइंट हैं, ये बहुत सारे पॉइंट होते हैं। तो अगर हम काफी नजदीक, काफी एकदम नियर बाई पॉइंट का बात करते हैं यहाँ के लिए, तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का साइज की तुलना में ये जो हमारा कंडक्टर है वो क्या है, काफी बड़ा है। तो इस पॉइंट के तुलना में, पॉइंट के कंपैरिजन में जो ये कंडक्टर है वो काफी बड़ा है। तो इस पॉइंट के लिए कंडक्टर क्या कहलाएगा, इनफाइनाइटली कहलाएगा। हम पहले ही बता चुके हैं, इनफाइनाइट का मतलब ये नहीं कि लंदन, ब्रिटेन या फिर न्यूयॉर्क के बारे में बात किया जाएगा। इनफाइनाइटली का मतलब होता है कि जिसको आप देख रहे हो, तो आपके कंपैरिजन में वो चीज कितना बड़ा है, कितना छोटा है। तो इस पॉइंट के साइज से के कंपैरिजन में ये जो कंडक्टर वो काफी बड़ा है। तो इसीलिए कंडक्टर जो होगा इस पॉइंट के लिए क्या कहलाएगा, इनफाइनाइटली कहलाएगा। ठीक है, इनफाइनाइटली इसको बोला जा सकता है। तो यहाँ पे कंडीशन है कि आप इस पॉइंट को लो, या फिर मान लो कि आप मान लो यहाँ से ऐसे ये भी बात करते हैं। हम मान लेते हैं कि यहाँ पे पॉइंट पी के लिए बात करते हैं, जो भी है पॉइंट पी हो गया, या तो बाहर का बात कर लो या फिर यहाँ का बात करो, कहीं भी बात कर सकते हो। तो अब यहाँ पे इस लाइन चार्ज पे तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो हमने पहले भी अपने फर्स्ट लेक्चर में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात किया था, अलग अलग कंडक्टर्स, अलग अलग शेप साइज पर जो चार्ज मतलब डिस्ट्रीब्यूशन है, किस तरह से चार्ज को रखा जाता है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में नाम भी होता है। यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो लैम्डा था, लैम्डा को चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि चार्ज पर यूनिट लेंथ। इसका मतलब होता है कि चार्ज बाई लेंथ बोल सकते हैं इसको। ठीक है, ये कंडीशन इसका हो गया। तो ये रहा। तो यहाँ पर अगर ये कंडक्टर के लिए क्या हो सकता है, जो हमारा फाई होगा वो क्या हो जाएगा। तो अब बात हम दरअसल करते हैं क्या, अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि पॉइंट पी के लिए ले लो, तो पॉइंट पी के लिए थोड़ा सा अगर ये पॉइंट होगा तो डिस्टेंस ज्यादा होने के कारण फाइनाइट या इनफाइनाइट वाला बात होगा। तो अब जितना करीब होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का इंपैक्ट उतना बढ़िया होगा। आप चाहते हो कि भाई हम इस कंडक्टर के काफी करीब रहेंगे तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का इंपैक्ट अच्छा होगा, मतलब बढ़िया होगा। इसलिए हम बहुत करीब रहना चाहते हैं, यानी कि इस पॉइंट पर आना चाहते हैं। तो अब बात करते हैं दरअसल, तो हमको जाहिर सी बात है कि एक शेप साइज का जरूरत पड़ेगा, मतलब कि कैसा शेप लेंगे हम। अभी तक तो हमारे पास जो भी शेप था एक क्लोज सरफेस का, मतलब इस पॉइंट पर जो चार्ज है तो उसको क्लोज भी तो करना होगा ना। तो क्लोज करने के लिए क्या कर लेंगे हम, तो क्लोज करने के लिए एक सिलिंड्रिकल ढंग का बात कर लेते हैं। जैसे कि आप लीनियर चार्ज, अरे जाहिर सी बात है कि आप नाली वगैरह निकालते हो, तो नाली को ढकने के लिए क्या करते हो, उसको एक गोलाकार पाइप से ढकते हो, मतलब एक सिलिंड्रिकल टर्म लगाते हो। उसमें सिलिंड्रिकल टर्म लगाने से आपका जो एरिया वेक्टर होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कंडीशन सब वो सुटेबल हो जाएगा, हर पॉइंट पर बराबर पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे कि आपको ये कहेगा कि सर आप सर्कुलर क्यों नहीं ले रहे, तो सर्कुलर लेने से दिक्कत हो सकता है। इसलिए दिक्कत होगा कि सर्कुलर लेने से हर पॉइंट पर जो फाई होगा, फ्लक्स होगा, वो इक्वल नहीं हो पाएगा। तो हम इसको बात करते हैं कि एज एक सिलिंड्रिकल टर्म बना लेते हैं, एक सिलिंड्रिकल टर्म बना लेते हैं। तो ये है हमारा एक सिलिंड्रिकल टर्म। यहाँ से बात करता हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो बिल्कुल एग्जैक्ट कंडीशंस पर आएगा। इसीलिए जो हम बात करते हैं वो सिलिंड्रिकल टर्म का बात करते हैं। तो यहाँ से देखते हैं क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रहा है, तो ठीक यहीं पर इस पॉइंट के लिए, यहाँ पर जो पॉइंट था
तो यहाँ के लिए जो एरिया वेक्टर था वो भी एक सिमिलर डायरेक्शंस में ही जा रहा है, सिमिलर डायरेक्शंस में ही जा रहा है। तो एक तो भाई यहाँ पर थोड़ा सा ये एलिमेंट यहाँ से यहाँ तक लेंथ का बारे में बात किया जा रहा है, क्योंकि इतना ही लेंथ के बारे में बात किया जा रहा है ना। देखो सिलेंडर कहाँ से आता है, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल आपका हो जाएगा L बोल सकते हो इसको या H भी बोल सकते हो। तो हम बात करते हैं हमारा कितना हो जाएगा कंडीशंस, तो ये हो जाएगा आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस इनटू लेंथ बाय में एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर कहीं कहीं अलग अलग ग्रुप में H भी इस्तेमाल किया था, बोलोगे सर ये H L भी ले, अरे भैया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ तक इस कंडक्टर का कितना हिस्सा तक चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, तो इतना ही ना किया जा रहा, खुद देखो इतना ही ना किया जा रहा है। तो इतना हम एक लेंथ L मान लिए, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इनटू लेंथ जहां तक हम लोग कर चुके हैं, जहां हम डिस्ट्रीब्यूशन जितना एरिया तक जितना हिस्सा तक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो बाय में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो जो हमारा अगर गॉस केस से बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा कि लैम्डा इनटू लेंथ, लैम्डा इनटू वो लेंथ जहां तक हम इस चार्ज को, लैम्डा क्या है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो जहां तक हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इनटू बाय में एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, तो इस पॉइंट पर फ्लक्स के बारे में बात करते हैं, तो d phi इज इक्वल टू क्या लिखेंगे इसको। अब बोलोगे कि अब d phi तो बिल्कुल आपको समझ आएगा सर d phi के लिए भाई इतने बड़े क्राइटेरिया का छोटा सा पॉइंट पर बात करेंगे तो डिफरेंशिएशन d phi यानी कि अवकलन आ रहा है, तो ये हो जाएगा e डॉट ds डॉट क्यों, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में पैरेलल, तो इसीलिए डॉट। आप इस डॉट को हटाओगे एंगुलर फॉर्म से तो क्या हो जाएगा e ds cos, एंगल कितना क्रिएट कर दोगे बच्चों 0 डिग्री, तो इसीलिए d phi इज इक्वल टू क्या हो जाएगा e ds। क्लियर है, ये होगा। अब एक पॉइंट पर इतना वैल्यू आया, अगर हम सारा पॉइंट के बारे में बात करेंगे तो हमको क्या करना होगा, समाकलन यानी इंटीग्रेशन, इंटीग्रल। तो इसीलिए अगर सब पॉइंट के बारे में बात कर लेंगे तो होता है इंटीग्रल सरफेस e डॉट ds यानी कि e इंटीग्रल सरफेस ऑफ एरिया वेक्टर। तो मिला हमको phi इज इक्वल टू e इंटीग्रल सरफेस ऑफ एरिया वेक्टर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ किसका, ये सिलेंडर का बात होगा, क्या हो जाएगा सिलेंडर का बात होगा। तो कितना होता है phi इज इक्वल टू e, ये होता है 2 पाई r l, क्या होता है 2 पाई r l, h भी इसको बोलते हैं 2 पाई r h भी इसको बोलते हैं, लेकिन हमारे पास जब वेल कंडीशन है तो वेल पे ले रहे हैं h, अगर यहाँ h कर दो h ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जो हमारा phi था वो phi किसके बराबर है, चूंकि phi इज इक्वल टू लैम्डा इनटू लेंथ बाय में एप्सिलॉन नॉट, यहां से बात करते हैं, तो इसीलिए यहां पे कंडीशंस क्या हो जाएगा लैम्डा इनटू लेंथ बाय में एप्सिलॉन नॉट बराबर कितना था e इनटू 2 पाई r l, कुछ कैंसिल आउट होने वाला है, तो यहां से ये कैंसिल हो गया, तो इसीलिए e बराबर में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लैम्डा बाय एप्सिलॉन नॉट 2 पाई r, ये होगा। अगर आप इसको चाहते हो कि जितना भी हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के रूप में आ रहा था उस रूप में लिखेंगे, तो कुछ नहीं करना, आपको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्या मिलेगा e बराबर 1/2 2 जा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2 लैम्डा बाय में r, ये रहा कंडीशन, आप देख लो। तो इस तरीका से आप गॉस का इस्तेमाल करके अलग अलग आर्बिट्रेरी अलग अलग कंडक्टर अलग अलग शेप साइज वाले कंडक्टर को के लिए किसी भी पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो गॉस की सहायता से। आपने क्या देखा कि हम इस इनफाइनाइट या फाइनाइट चार्ज कंडक्टर, लीनियर चार्ज कंडक्टर के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए पहले हमको उसको इंक्लोज करना होगा। तो इंक्लोज करने के लिए आप ना तो सर्किल ले सकते हैं ना स्फीयर ले सकते हो, क्योंकि हमको एक ऐसा शेप का जरूरत होगा जिस पर जहां हर जगह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या फ्लक्स बराबर होता होगा। अगर हम सर्किल कर देते हैं, अगर मान लो कि यहाँ पर हम इसके लिए केवल एक सर्किल करते हैं तो फ्लक्स सेम नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर कुछ और होता है, यहाँ पर कुछ और होता है, यहाँ पर कुछ और होता है। देख लो ये काफी नजदीक है, ये काफी दूर था, तो फ्लक्स हर जगह सेम नहीं होता। लेकिन अगर हम सिलेंडर की बात करते हैं, कुछ ऐसा सिलेंडर की बात करते हैं, तो हर पॉइंट पर इसका जो फ्लक्स का वैल्यू होता है वो सेम होता है।
इसीलिए हमको यहाँ पर सिलिंड्रिकल टर्म को लेना पड़ा, इसलिए किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि सर अपने सिलेंडर से क्यों बनाया है। तो ये पॉइंट पर अगर हम निकाले तो एक पॉइंट पर कितना वैल्यू था, सारे पॉइंट पर लेंगे तो इंटीग्रल। तो अब यहाँ पर एरिया वेक्टर कौन सा सिलेंडर के लिए था, सरफेस एरिया कितना होता है 2πr या 2πrh, और यहाँ से आपको पता है फाइंड लैम्डा लेंथ बाई में एप्सिलॉन। लैम्डा लेंथ क्यों लिए हैं, तो हमारे पास फ्लक्स क्या होता था, तो भाई टोटल चार्ज इनक्लोज्ड और 1/एप्सिलॉन। टोटल चार्ज यानी लीनियर चार्ज होता है, क्या लीनियर चार्ज पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना होता है लैम्डा, तो लैम्डा क्या है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट लेंथ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना होता है लैम्डा। तो टोटल कहां तक लियो भाई, हम इनफाइनाइट के लिए तो बात किए थे, लेकिन हमको कहां तक देखने को मिली यहां तक, तो इतना टोटल कितना लेंथ हो गया l, तो लैम्डा इनटू लेंथ बाई में यानी लैम्डा इनटू l बाई में एप्सिलॉन नॉट, और बाकी आप देख सकते हो। तो किस तरह से आप चाहोगे तो किसी भी शेप के लिए निकाल सकते हो। आई होप कि आपको आप अब मेरा कंडीशंस क्या है कि आप लोग अपने हिसाब से वो प्लेन शीट के बारे में निकाल सकते हो, प्लेन शीट को आप अपने से मतलब टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि आपको इसमें कभी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये आप क्या करना है कि आपको इसको इजीली टर्म को सेलेक्ट कर लेना है और कुछ नहीं करना है, इजीली टर्म को सेलेक्ट कर लेना है। बाकी इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको जरूर बताओ, हम उस प्रॉब्लम को दूर जरूर करेंगे। तो अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अपने लेक्चर्स को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा जो अगला टर्म आने वाला है वो होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल। हम अभी इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ाते हैं। तो हमारा जो अगला कंडीशन आने वाला होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। तो अभी हम अपने टॉपिक को चेंज करते हैं और सीधे आते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरफ। वो एक नया टॉपिक लेने हम जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको ये जो टॉपिक था गॉस और इसका एप्लीकेशंस वो क्लियरली कट समझ में आ गया होगा, नीट एंड क्लीन। उसको क्या करना है कि आप बारीक से समझोगे और जो भी दिक्कत होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे, हम आपके प्रॉब्लम को जरूर दूर करेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल इसको बोलते हैं हिंदी में विद्युत द्विध्रुव। ये विद्युत द्विध्रुव ये क्या होता है, अगर ध्यान से इसको हिंदी को डाई मतलब दो और पोल मतलब होता है ध्रुव, यानी कि दो अलग अलग पॉइंट, दो डिफरेंट बात करते हो तो एरिया सेक्टर। तो क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल, हम जरा इसको पिक्चराइज कर लेते हैं। तो ये कुछ ऐसा होगा, अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग सेक्टर का बात किया जाएगा, अलग अलग सेक्टर का बात। तो एक जो पॉजिटिव चार्ज को कैरी कर रहा होगा, दूसरा जो नेगेटिव चार्ज को कैरी कर रहा होगा, और दोनों के बीच का एक डिस्टेंस होगा। मान लो कि हम बात करते हैं हम डिस्टेंस r, लेकिन ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल्स के लिए वो होता है r बराबर 2l, यानी कि इसको हम 2l भी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल्स का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिकल रूप से अलग अलग चार्ज को जब हम एक छोटे सेपरेशन से छोटे डिस्टेंस से सेपरेट करते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब इलेक्ट्रिकली जब हम दो अलग अलग चार्ज पार्टिकल्स को एक नॉर्मल से डिस्टेंस, एक छोटे से डिस्टेंस जब सेपरेट करते हैं तो इस अरेंजमेंट को कहा जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें दो अलग अलग आवेश को एक छोटे से दूरी के साथ विभाजित कर दिया, मतलब कि उसको अलग अलग माने कि दूर कर दिया जाता है। ये बात होगा कि आप एक छोटे से डिस्टेंस उसको कैसे सेपरेट करते हो, ये एक अरेंजमेंट है। आई बात समझ में। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल जो हो गया, बात करोगे इट इज एन अरेंजमेंट in which two equal and opposite
टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड या सेपरेटेड बोल दो, सेपरेटेड बाय a small distance। ये हुआ, यानी कि एक ऐसा अरेंजमेंट, एक ऐसी व्यवस्था जहां पर दो समान और विपरीत और समान आवेश को एक छोटे दूरी से अलग कर दिया जाता है, उस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक ऐसा अरेंजमेंट जहां पर इक्वल एंड अपोजिट टू चार्ज को जब एक छोटे डिस्टेंस से आप उसको सेपरेट कर देते हो, उस अरेंजमेंट को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिसका यूज हर जगह होता है। आप सेल वगैरह में देख लो, जो बैटरी हम लोग यहाँ बैटरी जो आता है उसमें भी वही तो कंडीशंस है, एक पर पॉजिटिव एक पर नेगेटिव। बहुत सारा ऐसा चीज होता है जो इलेक्ट्रिक डाइपोल पे काम करता है। बहुत सारे हमारे ऐसे मतलब इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैं मतलब जो इलेक्ट्रिक डाइपोल पर काम करता है। बहुत सारा ऐसा मतलब कि बोल सकते हो कि सेक्टर ऐसा मतलब कि इलेक्ट्रिकल टर्म में ऐसा बहुत कुछ है जो इलेक्ट्रिक डाइपोल के बेस पर बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं एक इलेक्ट्रिक हो गया डाइपोल, आप बोलते हैं डाइपोल मोमेंट के बारे में थोड़ा सा। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल अरेंजमेंट हो गया, डाइपोल मोमेंट क्या है? डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट ये इसको बोलते हैं हिंदी में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या बोलते हैं? आघूर्ण बोलते हैं इसको हिंदी में, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते। तो ये क्या होता है? ये क्या बताता है? जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होता है ये बताता है कि इस अरेंजमेंट में कितना पावर है, कितना कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी कितना है, ये दिखाता है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या होता है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड separation, charge and separation of electric dipole, इलेक्ट्रिक डाइपोल्स के चार्ज और सेपरेशन के प्रोडक्ट को बोला जाता है डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट जो होता है उसको हम इंडिकेट करते हैं, इट इज इंडिकेटेड बाय P। इसीलिए क्या होता है? P बराबर Q इंटू 2L। डायरेक्ट भाषा में बात किया जाएगा तो इसको बोलते हैं 2QL। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक वो कैपेसिटी, वो पावर है जो दिखाता है कि इस अरेंजमेंट में कितना क्षमता रखता है। तो ये मतलब नॉर्मली क्या बोलते हैं तो चार्ज और ये डिस्टेंस बीच के सेपरेशंस को जब मल्टीपल फॉर्म में लेते हैं, जब प्रोडक्ट फॉर्म में ले लेते हैं तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो इसका एसआई यूनिट क्या होता है? इसका एसआई यूनिट जो हो गया होता है चार्ज का होता है कूलम और डिस्टेंस का होता है मीटर। कूलम मीटर इसको बोलते हैं, यानी कि कूलम मीटर। कूलम मीटर ये हो गया। इसका डायमेंशंस के बारे में बात कर लेते हैं। इसके डायमेंशंस, तो डायमेंशंस होता है LTA। इसका हो गया डायमेंशंस। और जो बात किया जाएगा तो ये जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल और डाइपोल मोमेंट। फिर से बताते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसा इलेक्ट्रिकल अरेंजमेंट होता है जिसमें इक्वल एंड अपोजिट चार्ज को एक स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट कर देते हैं। मतलब कि बराबर और विपरीत आवेश को जब
एक छोटे से दूरी से उसको जब आप अलग कर देते हैं तो इसके व्यवस्थित ढंग को बोला जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल विद्युत द्विध्रुव। इसका जो एप्लीकेशन जो इसका यूज होता है वो इलेक्ट्रिक अप्लायंस में हर जगह किया जाता है। तो ये एक अरेंजमेंट है। इसमें आता है डाइपोल मोमेंट। अगर हम इस अरेंजमेंट का पावर की बात करेंगे तो पावर कैसे निकालेंगे, तो भैया टोटल चार्ज और इसका सेपरेशन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं कि पावर कितना है, तो इसके पावर को देखने के लिए हमारे पास आता है डाइपोल मोमेंट, जिसको बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये क्या होता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के चार्ज और सेपरेशन को जब हम लोग प्रोडक्ट फॉर्म में लेते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो मतलब इसको P से इंडिकेट कर देते हैं, क्या होगा P Q × 12 मतलब 2 इसको बोल सकते हैं। इसी हिसाब से अगर ऐसा यूनिट की बात कर ले तो क्या हो जाएगा, Q का होता है कूलम यानी चार्ज का कूलम और लेंथ का होता है मीटर, कूलम मीटर बोलते हैं इसको। डायमेंशंस क्या हो जाएगा LT है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो ये टर्म होगा वो काफी इजी लगा होगा, इसमें कुछ है नहीं। बेसिकली इसके अरेंजमेंट के कारण इसमें भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए एग्जामिनेशन बेस में डेरिवेशन जरूर आता है। हमारा जो अगला लेक्चर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मतलब सॉरी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए, उसमें इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों निकालना हम सिखा देंगे और उसको ड्राइव करके दिखा भी देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का जो ये लेक्चर है वो काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो आप बस कुछ नहीं बनता, आपको कुछ नहीं करना है, बेसिकली इसको काफी अच्छे ढंग से समझना है। आप नोट करना चाहते हो तो नोट कर भी सकते हो। तो आप जो भी आपको प्रॉब्लम होगा वो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताना। आई होप कि जो इसमें जितना भी डेरिवेशन होगा आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। तो आप क्या करना है कि आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको लाइक सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी करना है ताकि उनको भी इस इंटरेस्टिंग जो लेक्चर्स हैं वो काफी इंपॉर्टेंट जो लेक्चर हैं या फिर जो भी उनको प्रॉब्लम हो रहा है वो दूर हो जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।